ऐसे बोलती है। तो कल हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। म्यूटेशन में हमने जाना है कि म्यूटेशन जो होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो जेनेटिक सेटअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। इट मे बी इन द क्रोमोसोम और इट मे बी इन वन पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम में। इट मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम का सर्टेन पार्ट इज ब्रोकन और अ सर्टेन पार्ट इज एडेड एडिशनली इन इट, और अ सर्टेन पार्ट इज रेसिप्रोकेटेड, ट्विस्ट हो गया, उल्टा लग गया, या किसी में इन्वर्जन हो गया, किसी का एक पार्ट जाकर नहीं, इन्वर्जन में क्या है, पर्टिकुलर पार्ट इज ट्विस्टेड एंड रीअरेंज्ड एक ही सेम क्रोमोसोम में, ऑर्डर उसका चेंज हो गया। और रेसिप्रोकेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि वो एक का सेगमेंट निकल करके दूसरे में जुड़ सकता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्ट्रक्चर। देर आर चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इवन। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर 2 की जगह 3 हो जाए या 2 की जगह 1 ही रह जाए। वी नो दैट ऑल द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, ठीक है। इनमें से वन सेट कम फ्रॉम फादर एंड अदर सेट कम फ्रॉम मदर। तो एवरी क्रोमोसोम शुड हैव अ पेयर, दैट इज वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर। जोड़ा ही होना चाहिए, 2n नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजन और अदर अगर किसी में 3 हो जाए या किसी में 4 हो जाए, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम है ना, वन एनी वन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, या फिर उसका नंबर 1 ही रह जाए, that particular case is known as aneuploidy. And sometimes it may also be possible that the entire number of chromosomes are doubled, but due to some reason or other they fail to undergo cell division. So number of chromosomes, जो set of chromosome है वो 2n की जगह 4n हो सकते हैं, ठीक है। या 4n वाला किसी 2n वाले से ब्रीड कर जाए तो 6n हो सकते हैं। या जब वो सेपरेशन हो रहे हैं तो किसी कारण से उनका सेपरेशन ऐसा हुआ कि एक तो 2n वाला आ गया और एक सिंगल n वाला है, अंडे से उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 3n हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी, सिंगल n तो खैर होंगे नहीं क्योंकि वो तो तभी हो सकते हैं जबकि क्या कहते हैं parthenogenesis से होता है। तो that is a rare case, that is only in certain species it is there. It may be in lizard, it may be in some rotifers, in case of honeybee, ठीक है। इनमें हमने parthenogenesis पढ़ा है, these are very common lizards के अंदर and all, ठीक है। जबकि बाकियों के अंदर पार्थेनोजेनेसिस वाले सर्वाइव नहीं करते, होते ही नहीं उनमें, है ना। तो फिर ये हो गया, या 3n हो सकते हैं, या 4n हो सकते हैं, या 5n हो सकते हैं। एनिमल्स के अंदर 2n से ज्यादा वाले जनरली सर्वाइव नहीं कर सकते। वन पर्टिकुलर क्रोमोसोम का केस हो एनीप्लॉइडी का, दैट इज ओके, बट द एंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम अगर उनके मल्टीप्लाई हो जाए तो जनरली इट इज नॉट फाउंड सच केस इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमको ऐसा कोई केस सर्वाइव करता हुआ मिला नहीं है। अब नाउ वी डोंट नो, दुनिया बहुत बड़ी है and we cannot say each and everything and we cannot study each and everything. The number of species is, even we don't know that how many species are there. There is the inventory is going on enlarging because so many new species are being discovered every year. तो हम ये कभी भी नहीं कह सकेंगे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना। इट इज मेड बी फिजिक्स, मेड बी केमिस्ट्री, मेड बी बायो। हम कभी भी इस स्टेट में नहीं होंगे जहां हम ये कह देंगे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना। वो तो कभी संभव नहीं हो पाएगा। कलर इज नॉट गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ना। और तो ये हो गया अपना, दैट इज, इसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। और नेक्स्ट अपन ने केस पढ़ा था कि जब वन पर्टिकुलर जीन में कोई फर्क आ जाए तो उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आर आल्सो नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्योंकि मेंडल ने क्या पढ़ा था, मेंडल ने एक एक जीन से एक एक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो इफ देर इज एनी डिसऑर्डर और इफ देर इज एनी एरर इन पर्टिकुलर जीन तो हम उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, हम उसको जीन म्यूटेशन भी कहते हैं, हम उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था जहाँ जीन्स के लेवल पे फर्क आ जाए, उसको हमने पढ़ा था फ्रेम शिफ्टिंग। फ्रेम शिफ्ट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, जब हमको जीन्स के बारे में करीब करीब सारी नॉलेज हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ नाम से ही जानते हैं कि जीन्स है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉन एज जीन। जीन्स के बारे में मेंडल ने बताया था और उसके बाद में हमने ऐसा माना है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, बट वी आर स्टिल नॉट इन अ स्टेट टू से व्हाट आर जीन्स, वेयर आर दे लोकेटेड और व्हाट दे आर शेप एंड व्हाट दे आर साइज एंड हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग थemselves। तो अभी हमको थोड़ी बहुत इनिशियल नॉलेज हुई है, फर्दर नॉलेज सब कुछ हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, म्यूटेशन तो हमने पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ा था देयर आर सम एजेंट्स व्हिच आर कॉजिंग म्यूटेशन एंड दोज एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजेनिक एजेंट्स। उन सारे सब्सटेंसेस को जो म्यूटेशन कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन या म्यूटाजेनिक एजेंट्स,
ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सही डिटर्मिनेशन हम पढ़ चुके हैं, म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और इन द अर्लियर क्लास, लाइक जो इस वाली बुक से पहले वाली जो बुक थी उसके अंदर ये 2 या 3 चैप्टर थे सेपरेट, हेरिडिटी, वो सबको जोड़ करके एक चैप्टर बना दिया है, अननेसेसरली क्रिएटेड ट्रबल फॉर द चिल्ड्रन। एंड उससे क्या हुआ, आप इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा दे दे करके आगे बढ़ते जा रहे हो। ये ऐसे ही है। ज्ञान ज्ञान की तो कोई बात इन सरकारों से करवानी नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू कीप, एग्जाम मत कराओ, एग्जाम कराओ, ये वो। चलिए हटाइए, आ जाए। हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसमें हम पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज पेडिग्री? पेडिग्री, Dog food. हाँ मुझे पता था यही बोलेंगे। व्हाट इज पेडिग्री? पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली, मतलब कि हमारे, हम लाइन ऑफ डिसेंट के अंदर कैसे चल रहा है कोई चीज। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मतलब मैं जेवियर हूँ, मेरे फादर वॉज जेवियर, उनके पापा जेवियर थे, उनके पापा जेवियर थे, कोई फर्नांडिस होगा तो उनके पापा फर्नांडिस, और उनके बड़े पापा फर्नांडिस, और उनके बड़े के बड़े पापा भी फर्नांडिस, सबके सब फर्नांडिस। तो हम ये कहते हैं कि एक लाइन ऑफ डिसेंट है। अभी आज हम लोगों में ऐसे क्या फैमिली नेम चलता होता है। ठीक है, ओके। तो पेडिग्री का मतलब होता है कि कोई करेक्टर डिसेंड में, लाइन ऑफ डिसेंड में किस तरह से चल रहा है ना। खैर पेडिग्री का मतलब तो लाइन ऑफ डिसेंड ही होता है, करेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। हम जेनेटिक डिसऑर्डर में एक बात हमको अच्छे से समझना चाहिए कि जहां मेंडल ने क्रॉस करने थे, उसने एक मटर पकड़ी, दूसरी मटर पकड़ी, उनके बीच में क्रॉस करा दिया। जहां टीएच मॉर्गन को क्रॉस कराने थे, वो कोई सी भी लाल मक्खी, लाल आंख वाली मक्खी को सफेद आंख वाली मक्खी से क्रॉस करा सकता था। वो किसी की वेस्टिजियल विंग, जिसके विंग प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसको नॉर्मल विंग वाली बी से उसको ब्रीड करा सकता था। वो किसी ब्राउन वाली बी को येलो वाली बी से ब्रीड करा सकता था। इट वॉज फोर्सफुल। We can't have such breedings in human beings. फोर्सफुली तो हम नहीं करा सकते। ठीक है, हम किसी को बहका सकते हैं, बहका के हम किसी के बीच में, मतलब होता भी ऐसा ही है दुनिया भर में। कई बार ऐसा होता है कि हम बहका करके किसी को फुसला करके हम कह देते कि यार तुम शादी कर लो, तुम लोग, तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया है, ये है वो है ना। कई जो है, मतलब वो जो कईयों के घर में बॉन्ड लेबर होते हैं, या कईयों के घर में दास दासियां रहती हैं, या किसी के घर में सर्वेंट्स वगैरह रहते हैं, उन पे ऐसा शादी करके वो एहसान कर देते हैं, है ना, कि तुम इनसे शादी कर लो, है ना, ऐसे। तो वहाँ वो बेमेल शादियां हो जाती है, और उनमें से कई बार शादियां जो होती हैं वो उनको पता नहीं है कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, जो जेनेटिक डिजीज इज देयर, डिसऑर्डर इज देयर और नॉट। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई पैसे के लालच में, कैसे किसी में, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट। आप ह्यूमन बीइंग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिजल्ट पता करने के लिए, आप किसी जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए आप उनके बीच में क्रॉस नहीं करा सकते। दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट लीगल। आप उसके बीच में ये क्रॉस करा रहे हैं तो आप उनके साथ में खेल रहे हैं, है ना, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो देखिए, द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी फॉर लॉन्ग, ये तो बात पक्की थी। कईयों की बॉडी पे वो व्हाइट दाग होते हैं ना, एल्बिनोस जिनको कहते हैं, कईयों की पूरी बॉडी व्हाइट रहती है, एल्बिनोस। उनकी शादियां हो जाती हैं कई बार पैसे वैसे के लालच में, या किसी और कारण से, दिल पे जोर नहीं हो, या कोई और कारण हो, वट एवर मे बी द रीजन, वो शादी हो गई तो उनके बच्चों के अंदर ये करेक्टर चला जाता है। many such characters are there in a human being which we can see they are passing। तो हमको मालूम है कि ये इनहेरिटेबल करेक्टर्स हैं। yesterday I told you some number of नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। कई ऐसे करेक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनहेरिट नहीं करते हैं, उनको नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर कह देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारे करेक्टर इनहेरिट होते ही हैं। देर आर नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर, देर आर इनहेरिटेबल करेक्टर। तो इनहेरिटेबल करेक्टर जाते तो हैं, लेकिन वो किस हिसाब से जाते हैं, वेदर दे आर डोमिनेंट, वेदर दे आर रिसेसिव, वेदर दे आर सेक्स लिंक्ड, वेदर दे आर ऑटोसोमल, वेदर दे कैन बी रेक्टिफाइबल और नॉट, यही हमको पता करना है। वी जस्ट वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो उनके बारे में ये हमारा सेगमेंट है। पढ़ते हैं। The idea of the disorder that disorders are inherited had been prevailing in the human society since long. This was based on to the heritability of certain characteristic features in the family. जानते हैं हम, कान किसी के फ्री होते हैं, किसी के जुड़े हुए रहते हैं,
किसी की नाक लंबी होती है, किसी की ब्लंट रहती है, किसी की आंख भूरी होती है, किसी की काली, किसी की ग्रीन होती है, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के कैसे, ठीक है, किसी का चिन बड़ा होता है, किसी के डबल चिन होते हैं, यहाँ पे एक और चिन आ जाता है, गुठली से बन जाती है, किसी के चीक उठे हुए रहते हैं, किसी के दबे हुए रहते हैं, है ना। तो हमने कई सारे करेक्टर्स देखे हैं, किसी के नाखून इतने लंबे लंबे, है ना, किसी के तित्र से रहते हैं ब्लंट, बहुत सारे ऐसे करेक्टर देखे, और हमने देखा कि ये करेक्टर पास होते हैं फैमिली का, टंग टाइड होते हैं, कई जीभ जुड़ी हुई रहती है, उनसे कहो जीभ बाहर निकाल, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, कई होते हैं लंबी सी जीभ बाहर निकाल देंगे बिकॉज देयर जीभ टंग इज फ्री। जो टंग टाइड रहते हैं उनसे कोई शब्द बोलने में दिक्कत आती है, श और श के बीच में वो डिफरेंस मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जो फैमिली में चलते आ रहे हैं। We cannot forcefully ask a tongue-tied person to marry with a मतलब normal person और कर्ली हेयर वन टू, जैसे वो मेरे एक्सपेरिमेंट करना है करके मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि शादी जिंदगी भर का बंधन होता है, ये नहीं कि तुम एक बार शादी करो, 2 बच्चे पैदा करो, उसके बाद तुम अलग हो जाना, यू कैन नॉट हैव दैट। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक्सपेरिमेंट करें किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, बट व्हाट इज पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है उन पर्सन को, उन लोगों को, ऐसी ऐसी शादियां ऑलरेडी हो रखी होगी कहीं ना कहीं किसी न किसी घरों में, तो हम उनकी स्टडीज कर सकते हैं, वी कैन स्टडी सच फैमिलीज। तो देखिए, आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलियन वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेड इन ह्यूमन बिगेन। Now, since it is evident that control crosses that can be performed on the pea plant or some other organs are not possible in human beings, the study of family history was an evident thing. वो ज्यादा अच्छा हमारे पास, हमने तो मजबूर नहीं किया, आपने कर लिए शादी, लाओ अब आपके घर में कैसे कितने बच्चे हैं, है ना, कर्ली हेयर वाले और स्ट्रेट हेयर वाले, तो आपने उनके घरों में जाकर के उनसे बोला कि देखो सर, आप हमको आपसे कुछ डेटा रखना है, लेना है, आप चाहें तो आपका नाम नहीं छापेंगे, आप चाहें तो आपका नाम रख लेंगे, है ना। तो वो कहते नहीं, नहीं, नाम वाम मत छापना, या कहीं तो मना ही कर देते, नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप कहीं से कन्विंस करोगे तो चलो वो कह देंगे कि चलो मेरा फोटो भी मत लेना, नाम भी मत छापना, बाकी देख लो आप, मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 के कर्ली हेयर हैं, एक के नहीं है ना, या किसके क्या है कैसे है। अब उनसे पूछे कि आपके पेरेंट्स में किसके कर्ली हेयर थे, उनके पेरेंट्स में किसके थे, मदर के साइड में भी, फादर के साइड में, तो इस तरह से हम फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी करेक्टर का पास होना देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सच एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेड ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। डेफिनेशन है, an analysis of the trait in several generation of a family is called pedigree analysis. Pedigree analysis की definition. In a pedigree analysis of inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. ठीक है, बेहतर यह होगा कि हम ऐसी फैमिली देखें जहाँ पे बच्चे ज्यादा हो, लेकिन आज की तारीख में ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, कहाँ आपको एक एक 2 बच्चे वाले मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम जो है उनके हिसाब से भी, या उनके पेरेंट्स में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में और उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में तो काफी सारे रहे होंगे डेटा, तो उनके हिसाब से स्टडी करना आसान हो जाता है। नाउ इन ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग टूल। यही एक ही तरीका है, आप तो कोई तरीका और दूसरा लगा नहीं सकते, फोर्सफुल अपनी मर्जी का तो कोई आप ब्रीडिंग करा नहीं सकते, तो वी हैव टू गो अराउंड एंड वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, कि वो पर्टिकुलर ट्रेट कैसे बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या कोई डिजीज है, तो उनका इनहेरिटेंस कैसे। और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टूल्स दैट आर यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैज बीन शोन इन फिगर 5.13। तो हमने उनके कुछ सिंबल्स बना लिए, कुछ साइंस बना लिए, और उसके हिसाब से हम उनको देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं। नाउ एज यू स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट ईच एंड एवरी फीचर ऑफ ईच एंड एवरी फीचर कहाँ गया, as you studied in this chapter that each and every feature of any organism is controlled by one or other gene. Now each or other factor मतलब कौन से inheritable character की बात कर रहा है, located on DNA in the chromosome. DNA is carrier of genetic information. तो आप हमने ये माना कि chromosomes are made up of DNA,
तो डीएनए जो है वही कैरियर हो गए या क्रोमोसोम्स आर कैरियर, जो भी कहना चाहे। ये मतलब ऐसी चीज है जिसमें कहूँ कि पेन के ऊपर कुछ लिखा हुआ तो मैं कह सकता हूँ ये अब पेन के साथ जाएगा, लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है वो कुछ अलग चीज से है और पेन किसी और चीज का बना है, लेकिन जीन्स तो बने हुए डीएनए की है। तो क्रोमोसोम भी डीएनए का बना है, जीन्स भी डीएनए के बने हैं, एंड अल्टीमेटली जीन्स आर द डीएनए आर द जेनेटिक सेगमेंट्स। Now, it is hence transmitted from one generation to another without any change. ये भी हम पढ़ते आए, मैंने आपको कल की या परसों की क्लास में कहा था कि आरंट वी थैंकफुल दैट जो भी हमारे अंदर मिलने वाले जीन हो उनमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ, राइट फ्रॉम सो मेनी जनरेशन दे आर कैरिंग ओवर इन द सेम मैनर। मेरी आंखें वैसे की वैसी है जैसे कि जनरेशन पहले होती थी। कलर में फर्क आ सकता है, शेप में फर्क आ सकता है, लेकिन काम तो वो वही कर रही है। हाँ, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन कैन बी देयर बट अल्टीमेटली दे आर। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज उनके जीन्स के अंदर जो आंखें बना रहे थे, जो उसका फंक्शन कंट्रोल कर रहे थे, जो उसको दिखाने के काम कर रहे थे, जो कि मेरे लेंस को थिक एंड थिन कर सकते थे, अकोमोडेशन करा सकते थे, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म करा सकते थे, रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ सर्टेन जीन्स एंड ऑल दो जीन्स आर वर्क परफेक्टली। उनमें कोई डिसऑर्डर नहीं था। डिसऑर्डर होता है या वेरिएशन होता है वो कहाँ होता है? सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वेरिएशन दूसरी जगहों पे नहीं रहता होगा, होता है। तभी कुछ लोग ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ कलर ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ किसी और तरह के होते हैं, कुछ पैदाइशी ऐसे होते हैं जिनको जो है उनका विजन ठीक नहीं होता, उनको फिर हम जो है कई दूसरे ट्रीटमेंट वगैरह करा करके हम उनको ठीक करते हैं। तो देर आर डिसऑर्डर तो होते ही, ठीक है। हाउएवर चेंजेस इन द और ऑल्ट्रेशन does do take place occasionally. Such alteration or changes in the genetic material is referred as mutation. तो an alteration or change in the genetic material is referred as mutation. और हमने कल की क्लास में कहा, कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जेनेटिक मेकअप के अंदर कहीं पे भी कोई भी चेंज आ जाए, जेनेटिक मेकअप में भी बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, में भी बिकॉज ऑफ जीन, तो उसको हम म्यूटेशन कह देंगे। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड to be associated with the inheritance of change in the alteration in the genes or chromosome, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ साइन दे रहे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, इनको हम कहते हैं पेडिग्री के लिए यूज होने वाले सिंबल्स। क्या क्या है देखिए, मेल को ऐसे एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर वह नॉर्मल है तो या तो आप उसमें कलर भरो ही मत, प्लेन रखो, या फिर इसको ब्लू कलर से जैसे यहाँ दिखा रखा है, मतलब यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक, है ना। और अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको रेड कलर से। तो अगर आपको एग्जाम में यूज करना तो यू आर नॉट सपोज टू टेक रेड पेन, हाँ आप तो रेड पेन यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, तो आप पेंसिल ले सकते हैं, कलर पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है, और उससे कर सकते हैं। या फिर आप केवल इसको ग्रे कर दीजिए और लिख दीजिए कि शोन इन रेड, ठीक है। तो जो भी, और फीमेल को हम एक सर्कल से दिखाएंगे, फीमेल्स आर शोन बाय सर्कल। जहां हमको पता नहीं है कि पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, देर आर सम केसेस वेयर एक्स एंड वाई हम लिख सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा पैदा होगा वो मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा। जहां हमको पता नहीं है, अननोन है कि भाई वो बच्चे जो होंगे वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे, तो हम उनको मतलब हम पेडिग्री जब आगे के फ्यूचर जनरेशन के लिए पता करना चाह रहे हैं तो हम उनको इस तरह से रेक्टेंगल बना करके टिल्टेड, है ना, तो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो और अगर इनमें से मेल फीमेल और जो चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं अगर वो डिफेक्टिव रहेंगे, वो अफेक्टेड चिल्ड्रन रहेंगे, तो उनको रेड कलर से दिखाना है। मेल एंड फीमेल जिनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं उनको सिंगल लाइन से जोड़ना है, ठीक है। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल, एंड इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो उनको एक लाइन से जोड़ दिया। अगर मेल एंड फीमेल वो रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब इंसानों में होते हैं कई जगहों पे जहाँ पे चाचा के मामा के बच्चों के साथ शादियां हो जाती है, कहीं और कजन्स वगैरह के साथ में शादियां हो जाती है, तो उन केसेस के अंदर हम उनको डबल लाइन से दिखा देंगे, ठीक है, रिलेटेड में। तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और बच्चे जिस ऑर्डर में होते हैं उसको लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये पेरेंट था, ये फादर, ये मदर, और पहला जो बच्चा हुआ वो डॉटर थी, सेकंड जो बच्चा हुआ वो सन है। और यहाँ पे नॉर्मल पेरेंट्स, लेकिन उनका जो बच्चा है वो डिफेक्टिव है, वो सफर कर रहा है, अफेक्टेड चाइल्ड है।
ठीक है। और यहाँ हमने लिखा है कि 5 बच्चे हैं होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है वो कैसे होंगे, मेल होंगे कि फीमेल होंगे। कई केसेस के अंदर ये पता भी नहीं पड़ता कि वो मेल है कि फीमेल है आप टिल दे रीच टू द मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है। तो उन सारी जगहों के अंदर जहाँ हमको सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ये, तो हम उनको इस तरह से बता देंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपने सिंबल्स, और विच आर यूज्ड इन सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। तो सिंबल यूज करने का क्या फायदा है, सिंबल से बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। और क्या है, सिंबल जो है आपका जगह कम घेरेगा, कहाँ पूरा पूरा लिखते फिरेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन, नॉन सिकल सेल एनीमिक पर्सन, उससे अच्छा सीधा सा डिफेक्ट और नॉन डिफेक्ट ऐसे दिखा देंगे। ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। देखिए ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसको हम जेनेटिक जीन म्यूटेशन भी कहते हैं, एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल हमने मतलब दोनों ही हमने कल पढ़ लिए थे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के हमने अलग अलग टाइप पढ़े। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं वो जनरली शो बल्क इफेक्ट, नंबर ऑफ इफेक्ट। और जब कई एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं उनको हम सिंड्रोम्स कहते हैं। तो वो सारे सिंड्रोम्स की कैटेगरीज में आ गए। और जो जो जीन म्यूटेशन होगा वो जिस जीन में हो रहा है वही इफेक्ट दिखाएगा उसका। तो मेंडल ने क्योंकि एक एक जीन्स को लेकर के बताता, उसने टॉलनेस के लिए एक जीन, डॉर्फनेस के लिए एक जीन, है ना, और उसके हिसाब से 1 पेयर एलील बनाया था, है ना, 1 पेयर जीन लेकर के करे। ऐसे दूसरे करेक्टर, तीसरे करेक्टर, चौथे करेक्टर, तो एट ए टाइम 1 करेक्टर पढ़ा था और उसने कहा हर करेक्टर के लिए 1 पेयर जीन होता है। तो मेंडल को क्योंकि फैक्टर का जनक माना जाता है, इसलिए हमने उसमें होने वाली डिफेक्ट को मेंडेलियन डिसऑर्डर कह दिया। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। याद रखिए आप, जब एक पर्टिकुलर जीन के अंदर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो हम उसको मेंडेलियन डिफेक्ट कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। और मैंने आपसे कहा क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे जीन्स होते हैं, तो व्हेनेवर देयर इज एनी एडिशन और डिलीशन और इन्वर्जन और रेसिप्रोकेशन और क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडिक, इन ऑल दोस केसेस द क्रोमोसोम्स जो है दे विल बी शोइंग मल्टीपल इफेक्ट। कई सारे जीन्स अफेक्ट होंगे उसके कारण। तो वो जो है उनको सिंड्रोम्स की कैटेगरीज में डालते हैं। नाउ दीस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तरीका वही है। 1 pair genes will be there, one will be located on each parent, then they will be producing gamete। गैमेट बनते समय वो अनपेयर हो जाएंगे, फिर वो वापस से वो नीचे आएंगे, फर्टिलाइज होगा और वापस से वो पेयर स्टेट में आके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो लाइन और मतलब जो मेथड है, तरीका है, वो सेम ही है। Now this pattern of inheritance such as Mendelian disorder can be traced in the family of by pedigree analysis। तो अभी अपन ने कहा कि भाई हम अपनी मर्जी का तो क्रॉस करा नहीं सकते, किसी दो इंडिविजुअल को पकड़ करके एक काली मैम और उससे बोले एक एकदम गोरे आदमी के इसकी शादी करा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा। आजकल होते हैं क्या अमेरिका में, देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दिस ब्लैक्स एंड अबाउट द वाइट्स। ठीक है। पहले तो उनको कहते थे ये ब्राउन्स है, ब्लैक्स हैं, ये करके उनको भगाते थे। आजकल देखा अराउंड, अभी थोड़े दिनों पहले डेटा पब्लिश हुआ था, अराउंड 30-35% पीपल आर एक्सेप्टेड। ठीक है। खुद ओबामा की मम्मी जो है वो अंग्रेज थी और पापा उसके केनियन थे, काले थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी वेडिंग्स वहाँ हुई है ना। इंडिया में अभी इसका एक्सेप्टेंस कम है, लेकिन कई जगहों पे हो गया। तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हम फोर्सफुली मैरिज कराएं जरूरी नहीं है, लेकिन नेचुरल नेचर में ऐसे कई सारे या नेचुरल वेडिंग कई सारी हुई है, तो हम उनका डेटा ले सकते हैं। The pattern of inheritance in such a Mendelian disorder can be traced by the family of pedigree analysis। मोस्ट कॉमन और प्रिवेलिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर, किन किन को हमने पढ़ा है या पढ़ सकते हैं, जिनको बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज, वो भी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या है, कुछ गिठान हो जाती है, फाइबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, और वो गिठाने जो होती हैं वो फाइबर्स के वो ट्यूमर की जैसे होती हैं, हालांकि दीज आर नॉन कैंसरस। हाँ, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का शेप जो है वो सिकल शेप का हो जाए। कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें से जो 3 बेसिक टाइप की मतलब प्राइमरी टाइप के कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन, उन्हीं के कौन से रहते हैं हमारी आंख में। इफ एनी वन ऑफ द कलर कोन आर नॉट देयर, आइदर रेड और ग्रीन और ब्लू, तो उनसे रिलेटेड जितने भी कलर्स होंगे वो हमको दिखेंगे नहीं, है ना। फिनाइल कीटोयूरिया, वहाँ पे पीपल जो है उनमें की ब्लड में जो है कीटोन यूनिट्स बन जाती हैं, है ना। और वो कीटोन जो होती हैं वो दे आर वेरी डेंजरस, वो किडनी को भी खराब करती हैं एंड ब्रेन को भी, है ना। तो इसलिए ये बड़ा डिफेक्ट है, बहुत बड़ा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैलेसेमिया आपने पढ़ा होगा, आजकल तो कॉमन हो गया, कई सारे
जो पे आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, स्पेशली व्हेन द ब्लड डोनेशन कैंप्स आर ऑर्गेनाइज, तो वहाँ लिखा रहता है ब्लड डोनेशन फॉर थैलेसेमिया चिल्ड्रन। थैलेसेमिया जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आरबीसी जो है वो डिफेक्टिव पैदा होती है ना, देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज लेस पुअर देन दियर्स। नंबर ऑफ आरबीसी में भी सेम, जितना हमारे में होता है 16 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम जो भी है पर 100 ml के अंदर, they may also have same, but the amount of oxygen which our RBC can carry, their RBC can carry far less amount of oxygen. तो वो थैलेसेमिया एक डिजीज है, ठीक है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर that such Mendelian disorder may be dominant or recessive। ये dominant भी हो सकते हैं, ये recessive भी हो सकते हैं। आपको पता है dominant क्या होता है? Dominant are those which are more common when a normal cross is conducted between a dominant and the recessive character in F1 generation। We generally see that either all the children are of dominant character या फिर ज्यादा वो होंगे, वो डिपेंड करता है आपने प्योर लिया है कि नहीं। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, or as in case of hemophilia, or it may be autosomal. तो हमको चार चीजें पता करनी है, whether they are dominant or recessive, whether they are found on the sex chromosome or on the autosome। जब इस चैप्टर के अंदर हमको चार ही चीजों के बारे में पता करना है जब हम पॉइंट म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। पॉइंट म्यूटेशन जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम जीन म्यूटेशन या मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो हम चार चीजें पता करेंगे, वेदर दे आर सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, वेदर दे आर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो उससे हमको मालूम पड़ेगा उनकी सिवियरिटी क्या रहेगी। जो सेक्स लिंक्ड होंगे दे विल बी मोर कॉमन इन द मेल चाइल्ड देन द फीमेल। वो मैं पहले भी कभी आपसे एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो जो मेल होते हैं उनके पास दो ही चॉइस है, या तो वो जीन होगा डिफेक्टिव या नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो बच गया, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम ही है उसके पास, वाई रेस्पेक्टिव वाई क्रोमोसोम है नहीं। जबकि फीमेल के अंदर तीन केसेस हो सकते हैं कि वो कैरियर हो सकता, मतलब वो सफरर हो सकती है, वो नॉर्मल हो सकती है, या वो कैरियर भी हो सकती है। अगर वो रिसेसिव जीन है तो रिसेसिव को नॉर्मल डोमिनेंट जीन जो है वो कवर कर सकता है, मास्क कर सकता है। क्योंकि मेल के अंदर मास्क करने वाला कोई जीन नहीं है, उसमें वाई जीन के वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई रेस्पेक्टिव जीन नहीं है, तो वो तो उसको दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए फीमेल जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के केस में एडवांटेज वाली रहती है। और फिर हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए ऐसा पढ़ा था कि अगर हम प्योर फॉर्म में उनको लेकर शुरू करेंगे तो जो मेल के या फादर के करेक्टर होंगे वो बच्चे लड़की में जाएंगे, डॉटर्स में जाएंगे, और जो मदर के करेक्टर होंगे वो जो है वो सन्स में जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विल बी मोर कॉमन इन मेल्स देन द फीमेल। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो फादर से डॉटर में, मदर से सन में जाता है, ठीक है। तो ये तरीका हमारे लिए रहेगा, तो इनके बारे में हमको पता करना। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 5.14 फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डिस्कस इट विद योर टीचर। आपके टीचर से आप डिस्कस करिए, मैं तो कोच हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। पहला क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेडिग्री एनालिसिस फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, है ना। ये डोमिनेंट ट्रेट होने के कारण ये मदर इसके सफर कर रही है ना। डोमिनेंट दो तरह के हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होती तो सारे के सारे बच्चे जो इससे पैदा हो वो उसमें एक ने एक क्रोमोसोम तो डिफेक्टिव आता ही मदर का, तो सारे ही बच्चे, और वो डोमिनेंट है तो वो एक से भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके सारे के सारे बच्चे जो है सफर करने वाले होने चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ही बच्चे सफर कर रहे हैं, नॉट ऑल। तो इसका मतलब ये क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। अगर मैं इसको बना के देखता हूँ, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो अगर मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, कहाँ चला गया, इसमें चूज किया।
तो यहाँ पे बना कैपिटल ए और इसमें बना स्मॉल ए, और इधर से मेल ने क्या दिए, उसने एक स्मॉल ए दिया और दूसरा भी स्मॉल ए दिया। ठीक है, अब अगर इसको हम पुनेट स्क्वायर में ले लेते हैं तो ये कैपिटल ए और दूसरा वाला जो इसका जीन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्मॉल ए, और मेल से आने वाले जीन्स को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो बच्चे जो बनेंगे उसमें कैसे आएंगे, देखिए यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये दो बच्चे तो डिफेक्टिव हो गए इसके, मे बी सन और मे बी डॉटर वॉट एवर। ठीक है, अच्छा उसको भी अगर हमको समझना है कि वो सन होंगे कि डॉटर होंगे तो हम इनको जो है वो ये जो है एक्स एक्स लिख सकते हैं इनके नीचे। अगर मैं यहाँ पे लिखता है कि ये एक्स के ऊपर ए है, ये वाई मतलब दूसरे एक्स के ऊपर है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई लेता, तो जहाँ जहाँ वाई आएंगे वहाँ वो सारे सन्स बन जाएंगे, है ना। तो बड़ा आसान है, वो करके दिखाऊं क्या? तो मेरे को वैसे भी दूसरी मीटिंग यस सर। उसके लिए मैं दूसरी मीटिंग चालू करता हूँ, पहले तो यहाँ पे यही समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जो इसके सारे बच्चे बने हैं, नॉट ऑल द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। सी यहाँ पे दो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि दो बच्चे जो हैं वो सफर करेंगे। दिस चाइल्ड इज गोइंग टू सफर, इसका अच्छा है। तो दिस चाइल्ड इज गोइंग टू, कुछ भी, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू सफर बिकॉज इसमें कैपिटल ए है। ये सफर करेगा बिकॉज कैपिटल ए है, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में है, डोमिनेंट जीन है, तो वो तो डोमिनेंट कंडीशन में सिंगल को ही अपने आप को दिखा पाएगा। और ये दोनों जो है वो रिसेसिव है, तो दे विल नॉट शो देयर कैरेक्टर। तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दैट केस। जो बुक में आपको पेडिग्री एनालिसिस बना रखा था, उस केस के अंदर हमने क्या देखा कि सम ऑफ द चिल्ड्रन वर सफरिंग एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉट सफरिंग, वेयर इज द मदर वाज सफरिंग। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द अनदर मीटिंग, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और फिर मैं आई विल बी अगेन टेकिंग द बुक। Shit. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए मैं इसको पूरे को बड़ा कर देता हूँ, सारी चीजें ये मैं इसको एक्स एक्स कर देता हूँ ना, तो ये एक्स और एक पे कैपिटल ए और दूसरा एक्स उस पे स्मॉल ए, और ये मेल है तो इसमें एक्स एंड वाई रहेगा, एक्स विथ स्मॉल ए एंड वाई जिसके ऊपर कोई जीन नहीं है। ठीक है, अब ये पावर में लगा लेना आप इनको थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो नॉर्म, ये वाला जो बड़ा जो कैपिटल ए वाला है वो डिफेक्टिव जीन है, एंड जो स्मॉल है वो वाला नॉर्मल है। तो ये क्या डॉटर है, तो कैसे बनेगी, ये एक्स से मदर से आया एक्स स्मॉल ए, और फादर से भी एक्स स्मॉल ए आया। बच्चा मेल कैसे डिफेक्ट कर रहा है, मेल डिफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स विथ कैपिटल ए मदर से आया और वाई फादर से आया। ठीक है, तीसरा केस है ये वाला, बच्चा है, लड़का पैदा हुआ है, नॉर्मल पैदा हुआ है, कैसे हुआ, एक्स विथ स्मॉल ए मदर से आया, एक्स विथ स्मॉल ए मदर से आया और वाई फादर से आया। और ये चौथी इसकी लड़की पैदा हुई है, वो भी सफर कर रही है, कैसे हुई, एक्स विथ कैपिटल ए मदर से आया और एक्स विथ स्मॉल ए फादर से आया। ठीक है, तो जहां जहां एक्स एंड एक्स आ रहा है वो सारी डॉटर्स हो गई, जहां एक्स एंड वाई आए हैं वो सन हो गए, ये सन हो गया, है ना, और ये भी सन हो गया, पर ये सन सफर कर रहा है, उधर डॉटर सफर कर रही है, और ये जो है वो डॉटर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है आपको पेडिग्री बताता है, और पेडिग्री से आपको समझ आएगा ये।
है ना, कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव होता तो इनमें से कई सारे जो है अपने आप को दिखाई नहीं पाते, है ना। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिसेसिव होता है तो क्या है, ये डिजीज तभी होती है जब वो दोनों स्मॉल ए हो जाते हैं, है ना। और क्योंकि फादर भी नॉर्मल है तो फिर उस केस के अंदर तो ये बीमारी होती है। और रिसेसिव केस में सॉरी रिसेसिव केस में अगर मैं इसको रिसेसिव मान लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये तो आपको समझ आ गया ना। एक बात और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे तीसरा नंबर का जो इसका बेटा है उसकी नॉर्मल लड़की से शादी हुई और उसके बच्ची उसकी पहली लड़की पैदा हुई है, वो नॉर्मल है। चौथे नंबर की जो लड़की है उसकी एक नॉर्मल लड़के से शादी हुई है, उसका पहला बच्चा जो है वो नॉर्मल है और सेकंड डॉटर जो है वो सफर कर रही है, और जो मेल है सेकंड थर्ड मेल चाइल्ड पैदा हुआ वो नॉर्मल है। इस केस में क्या होगा, आप यहाँ से ले सकते हैं, ये वाला लेकर के इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे एक्स विथ कैपिटल ए, और लड़की है ना तो जो उसका जो फादर आया है वो उसको तो आपको नॉर्मली लेना है ना। इधर में एक्स स्मॉल ए और वाई ले लेता हूँ, वाई में कैपिटल में लिखूंगा जैसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्मॉल ए तो उसके पास कहाँ से आया, मदर से आया, और एक्स कैपिटल ए जो है उसके पास फादर से आ रहा है। नहीं, एक्स स्मॉल ए, एक्स कैपिटल ए, एक्स और कैपिटल ए तो उसके पास मदर से आया, और एक्स स्मॉल ए उसके पास फादर से आया, और बाकी जो है वो तो नॉर्मली है। तो एक बात आपने नोट करी यहाँ पे कि जो बच्चे डिफेक्टिव हो रहे हैं वो सब किसके कारण हो रहे हैं, मदर के क्रोमोसोम के कारण हो रहे हैं, है ना। तो एक्स स्मॉल ए एंड वाई, यहाँ पे अपन बनाएंगे, यहाँ तो सारे नॉर्मल ही है क्योंकि बच्चों में कोई डिफेक्ट है ही नहीं। तो एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एंड वाई, तो इस तरह से आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ गया होगा ये, बोलिए तो सही बच्चे। यस सर। मैंने किसी को ब्लॉक थोड़ी कर रखा आवाज करने से। दूसरा वाला केस क्या है, देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव, ये तभी एक्सप्रेस करेंगे जब दोनों के दोनों रिसेसिव हो। यहाँ पे नहीं हो रहे, मतलब दोनों में क्या है, कम से कम एक जो है वो डोमिनेंट जीन है, तभी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो मैं, क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है, तो इसमें मेल एंड फीमेल लिखने की हमको जरूरत नहीं है। हम क्यों एक्स और वाई लिख करके फालतू टाइम वेस्ट करें, हम सीधा के सीधा लिखेंगे। मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ एक ही बार में, आसान है। तो ये मेरे लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये डिजीज कब दिखाएगी अपने आप को, जब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट केस के अंदर है। तो वो तो उधर वाला था, सॉरी, ये रिसेसिव में। ऑटोसोमल बी वाला जो है ऑटोसोमल, मैं सोच रहा हूँ डोमिनेंट में कैसे हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल जीन इसका कैपिटल ए है तो ये अपने आप को डिफेक्ट नहीं दिखा रहा, और ये भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ, वो भी नहीं दिखा रहा बीमारी, है ना। क्यों नहीं दिखा रहा है, कि वहां पे कम से कम एक ऑटोसोमल आ गया होगा, एक इधर से इस वाले से कैपिटल ए आ गया हो, या उधर से कैपिटल ए आ गया हो, इधर से स्मॉल ए या उधर से, या फिर दोनों ही। तो आपके पास क्या क्या कंडीशन है, अगर मैं मदर वाले को लेफ्ट में लिख देता हूँ तो आपके पास में ऑप्शन है कि दोनों के कैपिटल ए आ जाए, या फिर आपके पास में ऑप्शन है इस केस के अंदर कि मदर का कैपिटल ए आए और फादर का स्मॉल ए आए, या आपके पास में ऑप्शन है कि फादर का स्मॉल ए आए, मदर का स्मॉल ए आए और फादर का कैपिटल ए आए। ऐसा कुछ तरीका नहीं होता लिखने का, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आइदर बोथ कैपिटल ए, फ्रॉम ईयर एंड ईयर बोथ कैपिटल ए आ गया तो क्योंकि डोमिनेंट हो गई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बीमारी नहीं आएगी यहाँ पे। या मदर से कैपिटल ए आया, फादर से स्मॉल ए आया, या मदर से स्मॉल ए आया, फादर से कैपिटल ए, जब जब एक कैपिटल ए रहेगा वो बीमारी वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रही है। इन दिस केस क्या है, मदर कॉन्ट्रीब्यूटेड स्मॉल ए, फादर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड स्मॉल ए, डिजीज अपीयर। Here, say for example, mother is contributing small a and father is contributing capital A.
डिजीज इज नॉट देयर। खैर ये तो उसकी शादी है अगली जनरेशन में, इसको लिखना नहीं है, इसमें लिखना है डॉटर है ये, और उसमें से मान लीजिए मदर ने स्मॉल ए दिया, फादर ने कैपिटल ए दिया, यहाँ वापस से इसकी बच्ची जो है नेक्स्ट जो डॉटर है वो सफर कर गई। क्यों? क्योंकि बोथ द रिसेसिव जीन्स है कम फ्रॉम फादर एंड मदर। एंड यहाँ पे भी हो सकता है कि आइदर बोथ द कैपिटल ए और वन ऑफ द कैपिटल ए फ्रॉम फादर और वन ऑफ द कैपिटल ए फ्रॉम मदर एंड द अदर नॉर्मल जीन में कम। ठीक है, तो ये आपको मतलब पेडिग्री बना करके आप समझ सकते हैं। पेडिग्री से क्या होगा, पिक्चरली समझा पाएंगे आप, और अदरवाइज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ ज्यादा एक्यूरेट होता है ना। लेकिन ये फिर आप सिर्फ बायोलॉजिस्ट समझ सकेंगे इसको। अगर आपको किसी एसएसटी के टीचर को समझाना है या आपको अखबार में पब्लिश करना है, वो क्या समझेंगे ये एक्स वाई क्या लिखा है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्या लिखा है। तो आपने इसको इस तरह से बता दिया। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बीमारी क्यों आई है क्यों नहीं आई। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखिए बोथ, यहाँ पे भी मदर एंड फादर दे देमसेल्फ आर नॉट सफरिंग बट देयर चिल्ड्रन आर सफरिंग। Here also mother and father both are not suffering। ये इसकी जो डॉटर आई है वो जो है उसमें एक कैपिटल ए है तो वो बची हुई है। इसका जो दूसरा जो जो इसका हस्बैंड है वो हो सकता है कि वो कैपिटल ए लेकर के आए। ठीक है, अगर वो ये वाला केस लेकर के आता कैपिटल ए तो इसमें सब में कैपिटल ए आ जाता है, एक भी बच्चा सफर नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। इसमें आपको स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब दोनों का फादर एंड मदर दोनों का स्मॉल ए आ जाएंगे तो ये सफर करेगा। यहाँ कम से कम एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, यहाँ पे भी कम से कम एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द पेडिग्री। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, है ना। तो वी शैल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट नाउ। पेडिग्री एनालिसिस हमको जो है कुछ चीजों को समझने में हेल्प करता है ना। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम अपनी मर्जी का क्रॉस नहीं करेंगे। वी नीड नॉट टू क्रॉस एनिमल्स एज पर आवर डिजायर कि भैया तुम दोनों के बीच में क्रॉस करो ताकि हम देखेंगे कि तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। इट मे बी फूलिशनेस। कौन किसी को मालूम है कि किसी औरत को हीमोफीलिया है तो कौन किससे शादी करेगा। ठीक है, हीमोफीलिक औरत तो जनरली सर्वाइव भी नहीं करती। अब तो कर सकते हैं, नाउ वी गॉट सेवरल क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, है ना। रामदेव की बात पे मत जाना, वो तो कहते हैं एलोपैथी बेकार है। अगर उनके हिसाब से जाओगे तो ये जितने भी ये थैलोसेलेमिक पीपल और जो दूसरे लोग जो जिंदा हैं आज की तारीख में बिकॉज ऑफ सेवरल जीन क्या कहते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड सर्जरी एंड ऑल, वो कभी भी नहीं बचते। ठीक है, इफ ही सेइंग कि उन्होंने भी बहुतों की जान बचाई है, आपने हमारी साइंस की बेइज्जती करी तो हम भी तुम्हारी करेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ, आप पत्थर कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ उछलता है, अब कीचड़ कोई पत्थर पे गिरेगा तो थोड़ी उछलेगा। आप मतलब वो वैसे को तैसा तैसे को वैसा वाली बात नहीं कर सकते। एटलीस्ट व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एज अ स्वामी। चलिए हटाइए, हमको क्या करना है उससे। बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं उस पर युद्ध, हमको क्या करना। हीमोफीलिया की बात करते हैं। व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा डिजीज है जिसके अंदर किसी में अगर एक बार ब्लड बहना लग जाए, किसी कारण से डैमेज हो जाए। आजकल के बच्चे तो क्या इतने खेलते नहीं है, सब वीडियो गेम वाले हो गए। लाइक अ चाइल्ड लाइक मी, मैं ये मान के चलो कि हर दूसरे तीसरे दिन वुंड लगा के आता था घर में। बिकॉज सीधा खेलना मेरी आदत में नहीं था। कहीं चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, किसी बिल्डिंग पे चढ़ना, यहाँ भागना दौड़ना, यहाँ तो कहीं ना कहीं लगता ही रहता था। कभी घुटना छिल गया, कभी इधर स्क्रैच लग गया, कभी कहीं और लग गया, कभी, है ना। एंड ब्लीडिंग अगर होती, अगर मेरे को हीमोफीलिया होता है तो शायद मैं आज का दिन नहीं देख पाता। बिकॉज वंस द ब्लीडिंग स्टार्ट्स इट विल नॉट स्टॉप इट्स ओन। फॉर एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल ब्लीडिंग यू विल हैव टू रश टू हॉस्पिटल। एंड उसमें कोई हीमोफीलिया में क्या होता है ना, देखिए ब्लड क्लॉटिंग आपने पढ़ा क्लास 11th में, और आपने पढ़ा कि जब भी किसी आदमी को ब्लड क्लॉट होगा तो प्लेटलेट्स रप्चर करेंगे, दे विल रिलीज प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोमिनोजन, एंड थ्रोमिनोजन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेंगे, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेंगे। यू हैव स्टडीड ओनली 4 स्टेप्स, आपने केवल 4 स्टेप पढ़े। लेकिन अगर आप इसका असल में देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स, तो इट्स अ कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन क्या होती है? जहां एक का प्रोडक्ट दूसरे को कंट्रोल करता है, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे को, तीसरे का प्रोडक्ट चौथे को, चौथे का प्रोडक्ट पांचवे को, और इस कैस्केड के अंदर मोर देन 20-25 फैक्टर्स आर देयर, स्टेप्स आर देयर। तो काफी बड़ी चेन है ये। दैट इज व्हाई ब्लड क्लॉटिंग इमीडिएटली इज नॉट टेकिंग प्लेस। ऐसा नहीं है किसी का ब्लड बहने लगा और इमीडिएटली रुक गया। ठीक है,
ये कैस्केड प्रोसेस होता है और उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है, उसमें सेवरल क्या कहते हैं विटामिन इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स लाइक मिनरल्स इन्वॉल्व है लाइक कैल्शियम एंड ऑल। ठीक है, तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व है और उनमें कोई भी एक चीज अगर फेल हो गई तो प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। समझे ना आप? अगर कोई एक चीज नहीं है तो प्रोसेस नहीं होगा आगे। ऐसा नहीं है कि भाई चाय बना रहे हैं, इलायची नहीं है तो बिना इलायची के पी लो। ये कैस्केड है, पहले का प्रोसेस खत्म होने के बाद वो दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरे का खत्म हो जाने के बाद तीसरे को। तो अगर पहला खत्म ही नहीं हुआ तो दूसरा कैसे शुरू होगा? ठीक है, दूसरा खत्म ही नहीं हुआ तो तीसरा कैसे शुरू होगा? तो इफ एनी वन ऑफ द एंजाइम, एनी ऑफ वन ऑफ द फैक्टर, एनी वन ऑफ द क्या कहते हैं जो जीन है वो डिफेक्टिव है तो उस आदमी को हीमोफीलिया हो जाएगा, उसका उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो वन हैज टू, जब किसी ऐसे आदमी का जिसका पता बढ़ जाता है कि उसको हीमोफीलिया है तो उसको नंबर ऑफ टेस्ट से जाना पड़ता है। यू विल बी कॉल्ड, आप आज की तारीख में तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, एक ही बार ब्लड निकाल लो और उसके बाद में लैब में रख करके एंड वी कैन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। अर्लियर दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एंड ईच टाइम द ब्लड इज टेकन फॉर द डिफरेंट फैक्टर इट यूज्ड टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल से काम रहता था। अब तो ठीक ठीक है, आसान है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इसके अंदर वो क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीज है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है रिसेसिव है। थैंक गॉड ये रिसेसिव है, थैंक गॉड ये रिसेसिव है। नहीं तो क्या होता, अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में होने वाली बीमारी होती तो जितनी भी मतलब जिसको ये बीमारी है वो तो आगे बीमारी पास करता ही करता है ना। कम से कम मेल्स के अंदर तो ये बहुत कॉमन हो जाती है। तो ये चीज जो है मतलब बहुत हमने देखा कि मतलब ये सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव कंडीशन में आ रही है। सेक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब क्या? फ्रॉम फीमेल्स दैट इज मदर्स इट विल गो टू सन एंड फ्रॉम फादर्स इट विल गो टू डॉटर्स। तो फिर हमने पढ़ा कि मदर्स के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए वापस से वही पेन पकड़ते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं मेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या है? अगर मैं कहता हूँ एक्स, डिफेक्ट वाले को अगर मैं स्मॉल ए से लिख देता हूँ रिसेसिव कंडीशन के अंदर, ए और वाई, तो ये आदमी तो सफर कर गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स नॉर्मल और वाई भी नॉर्मल। ठीक है, तो ये आदमी सफर नहीं करेगा। फीमेल के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? फीमेल्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? एक्स ए तो फादर ने दिया, लेकिन खुद मदर का जो आया वो नॉर्मल है, तो ये कैरियर ही होके रह जाएगी क्योंकि रिसेसिव है ना। तो दूसरा तो डोमिनेंट करेक्टर है। मैंने कैपिटल ए नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल। आप चाहे तो यहाँ पे कैपिटल हीमोफीलिया के लिए एच करके लिख सकते हैं, पर मैंने लिखा नहीं है। तो जब नहीं लिख रहा हूँ तो ये समझ लीजिए नॉर्मल है, और चाहो तो आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े तो इस हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, तो एक्स ए जो है वो तो रिसेसिव, वो तो डिफेक्टिव जीन है, लेकिन ये वाला जीन उसको मास्क कर देगा। दिस जीन विल नॉट लेट इट्स स्मॉल ए टू एक्सप्रेस बिकॉज ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट विल हाइड द करेक्टर, है ना। तो इस केस के अंदर क्या है, ये कैरियर हुई, सच मदर इज कैरियर फीमेल। दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस क्या हुआ कि एक्स और एक्स भी नॉर्मल है और दूसरा एक्स भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल फीमेल हुई। आपको कैरियर क्या होता है भी समझाऊंगा। और तीसरा केस क्या हुआ? जहां बोथ एक्स ए एंड एक्स ए आ गए। तो इस केस के अंदर क्योंकि बोथ क्या कहता है डोमिनेंट जीन से कम, तो ये कैसे होगी हीमोफिलिक फीमेल। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मेल के पास में केवल दो ही ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल हो या फिर आप हीमोफिलिक हो, या तो आप नॉर्मल हो या फिर आप हीमोफिलिक हो। ये कैसी है? ये कैसा नॉर्मल मैन होगा?
और ये कैसा हुआ, हीमोफिलिक हुआ। PHLIC मेल। तो ये बीमारी जो है मेल्स में ज्यादा कॉमन है देन दी फीमेल। थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्योंकि औरतों के अंदर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो ब्लीडिंग तो होना ही है, और होगा तो फिर तो उसके बाद रुकना ही नहीं है ना। और किसी बच्चे को जब मालूम पड़ेगा और फिर उसके बाद वो टेस्ट कराने लगेंगे, तब तक बहुत देर हो सकती है। हाँ, और फिर भी जिंदगी भर का हो गया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनको हीमोफीलिया वगैरह हो रहे होते हैं, वो आज की तारीख में हमारे कुछ हार्मोनल वो मिलती हैं मेडिसिन वगैरह, वो उनको साथ में रखना पड़ता है हमेशा के लिए। जब भी कोई ब्लीडिंग हो तो उनको इमीडिएटली ये यूज करना है, दैट दैट मेडिसिन, दैट टैबलेट जो भी है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एनी एबनॉर्मलिटी, आप जान करके मैं तो ताजुब करें कि दुनिया कैसी कैसे कैसी चीजें रखती है। वन ऑफ माय नॉन पर्सन इज देयर, ही इज एलर्जिक टू व्हीट। वेरी इमेजिन, खाएगा क्या आदमी? चपाती नहीं खा सकते, ब्रेड नहीं खा सकते, केक नहीं खा सकते, सब में तो व्हीट डलता है, व्हीट का आटा ही तो डलता है, ठीक है। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है, फिर उनको एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी पड़ती है हमेशा खाने से पहले। पता पड़ो कि भाई क्या, आप होटल में खाना जा रहे हैं, आप शादी में खाना जा रहे हैं, तो पहले से गोली लेके चलो, है ना। अदरवाइज जस्ट इग्नोर, राइस खा लो, आ जाओ, ठीक है। तो साइंस ने काफी डेवलपमेंट किया है, तो ऐसा नहीं हीमोफिलिक पीपल आज की तारीख में सर्वाइव नहीं करते, दे ऑल आर सर्वाइविंग एंड दे आर सर्वाइविंग एंड लिविंग देयर नॉर्मल एज, पूरी जिंदगी जी रहे हैं वो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम मर ही जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे ऑप्शन है, सब साइंस में बहुत कुछ दे रखा है। तो ये याद रखिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा है उसको देखते हैं। Hemophilia, this is a recessive sex-linked recessive disorder which shows transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny. कहीं ये नहीं लिखा कि affecting male female to male progeny, क्योंकि affected female से उसके सर्वाइवल की चांस कम है ना। तो बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो मतलब हमने ऐसे केस आप कर सकते हो तो नहीं कर सकते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रीवियसली तो, और फिर कम से कम चाइल्ड बर्थ के अंदर तो काफी सारा ब्लड निकलता है, तो वहाँ कहाँ कहाँ तक आप हार्मोन वगैरह यूज करते रहेंगे, और कौन सा फैक्टर है उसका पहले टेस्ट कराओ एंड ऑल। तो इट इज अ वेरी टिपिकल कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन दैट इज a single protein that is a part of a cascade of proteins involved in the clotting blood is affected। ना ये कौन सा वाला सिंगल प्रोटीन कौन से वाले स्टेप का है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल a simple cut will result to the non-stop bleeding। उसके अंदर जो ब्लीडिंग एक बार शुरू होगी तो वो रुकने वाली नहीं है, नॉन-स्टॉप ब्लीडिंग। द हिट्रोजाइगस फीमेल का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव जीन है, तो ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। कैरियर क्यों कह रहे हैं? कैरियर का मतलब होता है कि वो खुद तो सफर नहीं कर रही है, लेकिन वो कैरी कर रही है बीमारी को अगली जनरेशन के लिए। She herself is not suffering, but she is carrying the disease to the next generation. She is giving it to the sons, ठीक है। अब कितने सन को देगी? 50% ऑफ द सन। ना 50% सन जो है वो पहला बच्चा भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि ना भी आए, उसके जितने भी बच्चे पैदा हों उनमें से किसी को भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका इसका वो पढ़ते हैं, इसका तरीका पढ़ते हैं कि किस तरह से बिहेव करेगा। चलिए, ये कैरियर फीमेल है ना, इस कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल से शादी कर देते हैं। ये कैरियर फीमेल है, वापस से एक आपको एक इसका वो बना करके दिखाता हूँ कि मतलब हाउ दिस डिजीज, मतलब व्हाट मे बी द पेडिग्री, है ना। तो ये हमारी एक फीमेल है जो कैरी कर रही है, तो उसमें कैरियर में क्या होगा, एक्स कैपिटल ए एंड दूसरे एक्स के ऊपर स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस कैरियर फीमेल, मेल नॉर्मल है, ठीक है, मेल को नॉर्मल ले लेते हैं। अब इसके गैमिट्स कैसे बनेंगे? इसके गैमिट्स बनेंगे, उसको मैं यहाँ पे एक्स कैपिटल ए, दूसरा गैमिट एक्स स्मॉल ए। फादर के गैमिट कैसे बने? फादर से जो गैमिट आ रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? एक्स स्मॉल ए
x को कैपिटल में लीजिएगा और y। अब इसका ये वाली जो बच्ची बनेगी, लड़की पैदा होगी, वो कैरियर हो रही है। देखिए x कैपिटल A एंड x स्मॉल a। इसका जो लड़का पैदा हो रहा है, देखिए माता ने वो बीमारी बच्चे को दे दी, लड़का जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। अगली जनरेशन में जाते हैं, जो लड़की पैदा होगी वो नॉर्मल पैदा हो रही है। देखिए क्योंकि फादर ने एक्स ए दिया स्मॉल ए वाला, मदर ने जो दिया वो भी एक्स स्मॉल ए दिया, तो नॉर्मल डॉटर पैदा हुई है। और ये वाला पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका जो लड़का पैदा हो रहा है ये वाला, वो नॉर्मल पैदा हो रहा है। तो 50% ऑफ द मेल चाइल्ड मे बी सफरिंग, 50% ऑफ द मेल चाइल्ड नॉट बी सफरिंग, 50% of the female children, female that is the daughters will be carrier and 50% will be normal। ठीक है। अब हमारा वो काम आता है क्या, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, MTP। शादी तो हो गई, शादी से पहले पता ही नहीं था, मान लीजिए अ कैरियर वुमेन हाउ शी विल कम टू नो कि शी इज कैरियर। हम किसी की शादी के टाइम में उससे पूछते हैं कि अच्छा आपका वो जेनेटिक मेकअप बताओ साहब, आपको कोई कैरियर फीमेल तो नहीं हो। किसी भी आदमी ने, कोई एक्स आदमी ने वाई औरत से शादी कर ली, अब वो शादी करने गया था तो उससे ये थोड़ी पूछा कि हाँ भाई आपकी जन्म पत्री तो दिखाओ, साथ में मेरे को आपका जेनेटिक एनालॉजी भी दिखाओगे, भाई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिक मेकअप तो दिखाओ आपका। ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए औरत को ब्लड क्लॉट तो हो ही नहीं रहा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका ब्लड क्लॉट बराबर हो रहा है, बट शी इज कैरियर, शी इज कैरियर। और हमारे देश में इन चीजों के बारे में कौन बताता। इवन अगर किसी की शादी हो रही है और हम जाकर के पड़ोसी से भी पूछेंगे कि भैया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, इनके घर के अंदर किसी को मिर्गी विर्गी आती है क्या, किसी को पूछा, कौन बताता है। हमारे देश में पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं लोगों के, तो वी जनरली डोंट टेल बुराई बुराई। ठीक है। तो ये औरत जो है वो कैरियर है, ये तो खैर पता ही नहीं पड़ेगा, कैरियर का तो पता ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी इज जस्ट नॉर्मल। इसकी ये बीमारी पता करने के लिए वी विल हैव टू गो टू वन मोर जनरेशन बैक, और क्या पता उसकी मम्मी भी कैरियर हुई हो तो उसके भी पहले वाली जनरेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ मतलब ये डिजीज जो है, सॉरी, इसका पता करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, इस माँ ने दो तरह के फैक्टर बनाया, गैमिट बनाया, एक गैमिट कैपिटल ए वाला और एक गैमिट स्मॉल ए वाला। और जो फादर है उसने स्मॉल ए वाला बनाया और एक वाई बनाया, वाई के ऊपर तो जीन ही नहीं है ना। जब एक कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम जो मदर का है वो स्मॉल ए वाले क्रोमोसोम फादर से, दैट इज ये स्पर्म है और ये एग है, नहीं ये एग है और ये स्पर्म है, तो स्पर्म कंटेनिंग कैपिटल ए एंड एग कंटेनिंग, गलत बोल रहा हूं मैं, एग कंटेनिंग कैपिटल ए एंड द स्पर्म कंटेनिंग स्मॉल ए व्हेन कम्स टुगेदर, तो ये क्या कैरियर फीमेल बनेगी। ये क्या बनेगी, कैरियर फीमेल। मैं इसका आगे ब्रैकेट में CF लिख दूं, ये क्या है, कैरियर फीमेल। ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, हीमोफिलिक मेल, HF लिख देता हूँ, HM, सॉरी हीमोफिलिक। और यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, जस्ट नॉर्मल, कोई तकलीफ ही नहीं है इसको। और ये लड़का भी जो इसका पैदा होने वाला है वो भी नॉर्मल मेल। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे एमनियोसेंटेसिस काम आएगा। अगर हमको पेडिग्री हिस्ट्री के बाद में मालूम पड़ा बाद में कि कैरियर है यार, फीमेल तो कैरियर भी हो सकती है क्योंकि इनके खानदान में तो ये बीमारी कहीं ना कहीं थी पहले, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई बच्चा हो तो इमीडिएटली हमको पता करना पड़ेगा कि उसका एमनियोसेंटेसिस है कि भाई उसके अंदर ये बीमारी है तो नहीं। तो यू विल हैव टू टेक स्पेशल परमिशन, यू विल हैव टू गिव द फैमिली हिस्ट्री, और उसके बाद में वो उसका एमनियोसेंटेसिस से टेस्ट होगा और मालूम पड़ेगा कि नहीं, जो पर्सन होने वाला है पैदा, जो लड़का पैदा होने वाला है वो हीमोफिलिक रहेगा। तो नाउ पेरेंट्स विल हैव टू चूज वेदर टू गो अहेड और नॉट। ठीक है। इसका उल्टा भी केस ले सकते हैं आप, तो आप लेकर के देख लेंगे या मैं ये करके दिखाऊंगा। आप क्या, यहाँ पे कैपिटल ए ले लीजिए और यहाँ स्मॉल ए ले लीजिए। ठीक है। यहाँ स्मॉल ए ले लीजिए। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, यहाँ से कैपिटल ए ही आएगा और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल ए ही आएगा।
ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ये वाला केस तो यही हुआ, कैपिटल ए उधर से आया, स्मॉल ए इधर से आया, तो ये तो कैरियर फीमेल हो गई, है ना। लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो वाई आया और मदर ने क्या दिया, नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम, तो ये बच्चा कैसा हो गया, नॉर्मल मेल। अब यहां से आया एक्स ए कैपिटल, ठीक है, तो ये बच्ची भी, लड़की भी कैसी पैदा हुई, कैरियर फीमेल। और जो लड़का पैदा होगा वो कैसा होगा, वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। तो ये केस हो गया। तीसरा केस और लीजिए आप, एक और केस, ये आप वर्कआउट करिए। अब यहाँ पे इसको कैपिटल मान लीजिए, फादर सफरर है और मदर कैरियर है, तो क्या केस रहेंगे, तो क्या केस रहेंगे, अब आप बना करके देख लें। ये हो गया आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ आप वर्कआउट करो और खुद नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये केस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका 50% जो लड़के होंगे, 50% जो लड़के होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, और 50% लड़कियां जो होंगी वो हीमोफिलिक होंगी, और 50% जो उसकी डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, और 50% उसके जो मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो ये सारे केस आपको वर्कआउट करने हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं इस पे, है ना। तो ये वर्कआउट कर लेंगे आप, आई थिंक सो यू विल बी एबल टू डू इट। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, कारण बताया मैंने, यहाँ पे 33% चांस ही है कि उसको क्या हीमोफिलिक हो। तो द फीमेल का जो है, मदर का जो है, वो ये होना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि इसका हस्बैंड जो है वो, मतलब उसके जो पिताजी जो रहेंगे वो हीमोफिलिक है, और आपको पहले ही पता है कि आदमी हीमोफिलिक है तो कौन शादी करेगा, अनलेस वो बहुत ही एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंसिंग हो, या जो भी कोई आ रहा है ना, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं पड़ रहा होगा ऐसा भी कुछ है। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज such a female had to be at least the carrier mother and hemophilic father, है ना। तो वो बहुत मुश्किल केस है, जैसे ये वाला केस अपन ने देखा, है ना। अब यहाँ देखिए, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया कल परसों के पेपर में कहीं तो पढ़ा था मैंने, कहीं तो मैंने पढ़ा था कि क्वीन विक्टोरिया के पास, मतलब सबसे लंबे टाइम तक क्वीन बन के रहने का अधिकार मतलब मिला उसको, जो सबसे ज्यादा कंट्रीज को ऊपर राज कर रही है, पूरा यूके के साथ आयरलैंड भी है, और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड कनाडा, 4 देशों की रानी है वो, 4 देशों की रानी आज के जमाने में, इवन टुडे, है ना। तो क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री जो है उसके अंदर ये बीमारी है, और वो कहाँ से आई है, वो फ्रांस से आई है ना। किसी जमाने में उनके खानदान में एक फ्रांस की राजकुमारी से शादी हुई होगी, तब ये बीमारी आ गई उनके अंदर, और ये बीमारी चल रही है, ठीक है। शो द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज शी वाज द कैरियर ऑफ डिजीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, सिकल सेल एनीमिया हम कल पढ़ेंगे। ये आप इसको एक बार वर्कआउट करके देखिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आए अच्छे से, सो इट इज़ बेटर कि मतलब आप ये सब काम कर लें। ओके, सो दैट्स ऑल, एंजॉय डे, Thank you, sir. गुड डे।